हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द एग्ज़ाम सीरीज। हम आज थोड़ा डिस्कशन कर लेके कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के बारे में थोड़ा एडिशनल डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, आपको पता होगा कि जो रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, तो वो हम काफ़ी बार ले लेते हैं कि F इज इक्वल टू R/2, जो कि सही भी है, लेकिन नॉट नेसेसरी कि इट इज़ एवरी टाइम करेक्ट। ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैं कुछ थोड़े बहुत डिस्कशन के पॉइंट्स के बाद हम लोग इसको और क्लियरली थोड़ा खुल के बात करेंगे। तो इसको समझ लीजिए, यहाँ पर मैं एक्सपेरिकल मिरर कंसिडर कर रहा हूँ। ये जो मिरर है, मान लीजिए कॉन्केव मिरर है, और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा हम लोग अप्रॉक्सीमेट लेवल पर काम करेंगे। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, वी कैन से। दो मिरर्स मैंने कंसिडर कर लिए। मान लीजिए दिस इज इंसिडेंट रे, ये एक इंसिडेंट रे है, और यहाँ पर भी मैं एक इंसिडेंट रे दिखा रहा हूँ। ठीक है, दीज आर टू इंसिडेंट रेज। ये इंसिडेंट रे है एंड दिस इज वन ऑफ द इंसिडेंट रे। अभी देखिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पीयर, वी कैन से, क्योंकि जो मिरर बनाया मैंने, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पीयर समवेयर, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पीयर। तो अगर मैं उसको नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, तो दैट लाइन कंपल्सरी शुड पास थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको मिरर को नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो ठीक है, मिरर को नॉर्मल, तो मिरर को नॉर्मल ड्रॉ करते समय इसका सेंटर कहाँ पर होगा, तो समझ लीजिए इसका जो सेंटर होगा कहीं पे यहाँ पर है। ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। वैसे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा उसको मान लीजिए थीटा, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट इज ऑल्सो थीटा। दोनों एंगल थीटा, लेकिन दोनों में डिफरेंस कुछ ना कुछ आ रहा है। यहाँ पर देखिए, थीटा अगर मैं मान के चलता हूँ इज वेरी स्मॉल, तो वेरी स्मॉल में क्या मीनिंग बनता है, तो यूजुअली हम लोग लेस देन 10 डिग्री को वेरी स्मॉल कंसिडर करके चलते हैं। और यहाँ पर थीटा मान लीजिए इज लार्ज। लार्ज का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग काफ़ी बार कैलकुलेशन के लिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ये ले लेते हैं, तो उनको हम लोग लार्ज के हिसाब से कंसिडर करते हैं। बट यूजुअली थीटा लेस देन 10 डिग्री इसको स्मॉल मानेंगे, और उसके ऊपर वाले जो होंगे उसको लार्ज मान के चलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अगर थीटा स्मॉल है, तो इन रेज को हम लोग नाम दे सकते हैं पैरा एक्सियल रेज। और यहाँ पर जो रेज आ रही है, जिसमें एंगल जो बन रहा है यहाँ पर मिरर के साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रहा है, तो इन रेज को हम लोग बोल देंगे मार्जिनल रेज। मार्जिनल रेज जो आपने आज तक सॉल्व किया होगा, उन सभी में हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लिया है कि रेज जो होती है पैरा एक्सियल रेज होती है, जिसमें थीटा बहुत कम होता है, और उसके अनुसार हमें जो रिलेशन मिलता है वो मिलता है फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको यहाँ पर थोड़ा समझ में आ जाएगा। मैं इसका प्रूफ तो देने वाला नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए नीडेड रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। तो समझ लो इसको। मैं पैरा एक्सियल रेज कंसीडर करूंगा, लेकिन थोड़ा एंगल दिखाने के लिए मैं यहां पर दिखाऊंगा। मान लीजिए पैरा एक्सियल भी नहीं है, समझ लीजिए, इसको समझने के लिए सिर्फ हम लोग ला रहे हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट कि दिस इज इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे कहीं यहां से जा रही है, तो ऐसा मान के चलते हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। हमें यह पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर थीटा है, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ अगर आप देखोगे तो z तैयार हो रहा, तो ये भी थीटा होना चाहिए। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, इसको मैं a मान के चलता हूँ, इसको मैं b मान के चलता हूँ, और यहाँ पर ये पोल होना चाहिए। सही है, ठीक है। अभी देखिए, ऊपर की भी दो डायग्राम्स थी, ऊपर की भी दो डायग्राम्स थी। तो इन डायग्राम्स में यहाँ पर मान लीजिए ये रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पर भी मान लीजिए ये रिफ्लेक्शन हो गया। अभी दोनों रिफ्लेक्शंस में क्या हो रहा है, दिस रे पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ F, एंड दिस रे इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, इसको मैं नाम दे देता हूँ B। तो मार्जिनल रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट में से पास हो रही है, जो पॉइंट B मैंने दिखाया, तो B इज नॉट प्रिंसिपल फोकस, B इज नॉट प्रिंसिपल फोकस, whereas F is principal focus for this case। प्रिंसिपल फोकस यहां पर मैं मान के चलता हूं प्रिंसिपल फोकस है। ऐसा क्यों, तो अभी यहां पर कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए, यहां B से ना एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए।
मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ दैट इज ऑन अप्रोक्सीमेट लेवल, नॉट टू द स्केल वी कैन से। तो लेकिन बहुत क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ पर जो दो ट्राइंगल्स तैयार हो रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए डी है, तो दो ट्राइंगल्स कौन से, सी बी डी, ये एक ट्राइंगल तैयार हो रहा है और दूसरा ट्राइंगल ए डी बी, ये दो ट्राइंगल्स तैयार हो रहे हैं। इन दो ट्राइंगल्स को अगर आप कंपेयर करना शुरू कर देते हो तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा रिलेशन मिल जाएगा कि बीपी जो है, बीपी की वैल्यू मिल जाएगी आर माइनस आर डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा। इसको आप हमेशा ध्यान में रखो, इसका प्रूफ आपको कहीं पर भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए बीपी, ये जो डिस्टेंस है बीपी इज इक्वल टू आर माइनस आर बाई 2। अभी देखिए बीपी जो है इसको हम लोग काफ़ी बार फोकल लेंथ कंसिडर करते हैं, बिकॉज आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन रेज आर पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, तो जो डिस्टेंस बीपी होगा, पोल से हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है दैट शुड बी अ फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ आज तक हमने क्या बोला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2 होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पी तक जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन यहाँ पर r माइनस आर बाई 2 कॉस थीटा आ रहा है। ये फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल है फॉर मार्जिनल रेज। अगर कई बार आपको मान लीजिए ये बताया गया हो कि थीटा दिया गया हो, तो आपको ये b और p वाला डिस्टेंस निकालते आ सकता है। लेकिन जैसे ही मैं पैरा एक्सियल रेज को कंसिडर करता हूँ, तो पैरा एक्सियल रेज में मैंने क्या बता दिया आपको, थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल होता है तो कॉस थीटा अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है। उसके अनुसार अगर मैं बीपी को ले लेता हूं तो ये r माइनस आर बाय 2 और कॉस की वैल्यू 1 आ जाएगी। r माइनस आर बाई 2 इज नथिंग बट r बाई 2। तो बीपी यहाँ पर जो बन रहा है बीपी इज इक्वल टू नथिंग बट f। तो इसे आप आगे कंसिडर कर लीजिए और कंटिन्यू कर लीजिए। फिर नेक्स्ट चीज को जो डिस्कशन करना है वो ये है कि मैग्निफिकेशन वाली चीज। मैग्निफिकेशन में हमारे पास 3 मैग्निफिकेशंस होते हैं। एक मैग्निफिकेशन जो ऑलरेडी मैंने सीरीज में डिस्कस कर लिया है, उसको मैं बात करूंगा लीनियर या फिर ट्रांसवर्स या फिर लैटरल मैग्निफिकेशन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इज इक्वल टू माइनस v डिवाइडेड बाय u, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो f डिवाइडेड बाय f माइनस u, या फिर इज इक्वल टू f माइनस v डिवाइडेड बाय f। तो देखिए ये फॉर्मूला जब भी इस्तेमाल करना है आपको प्रॉपर साइन प्लेस करने होते हैं v u और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। जो अननोन होता है तो उसका साइन तो आपने कभी रखना ही नहीं है। अननोन जो होगा उसका साइन कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है या फिर प्रेडिक्ट भी करना नहीं है। यू विल गेट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ दोज टर्म्स। की अगर आप बाकी चीज़ें जो नॉन वैल्यूज है उनकी अगर प्रॉपर साइन आप रख देते हो तो क्लियर कट आपको आंसर मिलने वाला है, गारंटेड। ठीक है, ये हो गया मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन के हिसाब से। अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, तो दूसरा मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, तो इसको मैं m सफिक्स l डाल देता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि ये m जो है ये लीनियर मैग्निफिकेशन था और ये जो है ये लॉन्जिट्यूडिनल। लीनियर मैग्निफिकेशन में हालांकि आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, ऊपर जो ये होता है, मान लो ये मिरर है एंड प्रिंसिपल एक्सिस यू कैन से, और कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर रख दिया है, तो इसकी जो इमेज फॉर्म होने वाली है, तो इमेज फॉर्म करने के लिए यहाँ से पैरेलल रे शुड फॉल ऑन दी मिरर, दूसरी जो रे होती है दैट शुड फॉल ऑन दी पोल। अभी इनको सॉल्व करते समय देखिए क्या करना होगा। ये जो रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन शुड पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, और ये जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम देना होता है। तो इसकी इमेज कहीं ना कहीं यहाँ पर बन रही है, इसकी इमेज कहीं ना कहीं यहाँ पर बन रही है। देखिए नॉट टू स्केल, मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट स्केलिंग नहीं किया है, मैं सिर्फ बताने के लिए आपको ला रहा हूँ यहाँ पर
कि देखिए ये पोल है, पोल के लेफ्ट साइड में सारे डिस्टेंसेस मेजर करने होते हैं। मैं अगर आपको बोलूँ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, देखिए लिखते समय मैं u लिखूंगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u लिखूंगा, लेकिन जब इसका नंबर प्लेस करना होता है तो पोल से लेफ्ट साइड में आ रहा है, पोल से लेफ्ट साइड में आ रहा है। हालांकि इसके साइन कन्वेंशंस बहुत क्लियरली आपको समझना ज़रूरी है। साइन कन्वेंशंस जो होते हैं, जो स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशंस होते हैं, वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि जो इंसिडेंट रे है या फिर जो लाइट की डायरेक्शन है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में लाइट है, तो लाइट वाली जो डायरेक्शन है दैट इज़ पॉजिटिव। तो लाइट की डायरेक्शन, पोल से हम लोग को ये मेजर करनी होती है सारी चीज़ें। तो पोल से अगर मैं मेजर करना शुरू कर देता हूँ तो राइट में अगर जाता हो तो देखिए लाइट की डायरेक्शन पॉजिटिव और लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, निगेटिव। यहाँ पर अप और डाउन के लिए कोई इशू नहीं है। अप तो आप पॉजिटिव मान के चलो और डाउन को आप निगेटिव मान के चलो। ये पॉजिटिव अप और ये निगेटिव डाउन होता है। यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज में बहुत क्लियरली आपको समझ रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो मैं प्लस जो उसका नंबर होगा वो प्लेस करूँगा। इमेज के लिए मुझे माइनस और उसका नंबर प्लेस करना है। ऑब्जेक्ट जो है, जो नंबर है, पोल से लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट होने की वजह से इसका जो नंबर आएगा ये निगेटिव नंबर आएगा। उसी तरीके से अगर बात करते हैं इमेज की, तो इमेज का जो डिस्टेंस होता है यहाँ पर, तो मान लीजिए ये लेफ्ट साइड में है पोल के, अगर आ रहा है तो v की वैल्यू अगर आप प्लेस करते हो तो दैट शुड बी नेगेटिव वैल्यू। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका लीनियर ट्रांसफर्स या फिर लैटरल मैग्निफिकेशन मिल गया। अभी लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के लिए क्या किस्सा है वो समझ लो। लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में क्या करते हैं, जो मिरर है, मिरर जो प्रिंसिपल एक्सिस मुझे दिख रही है उसके अलोंग ही अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो, और जो ऑब्जेक्ट रख दिया गया है दैट इज़ वेरी थिन ऑब्जेक्ट यू कैन से, दैट इज़ वेरी थिन ऑब्जेक्ट यू कैन से। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया है। अभी ये भी एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल में जो ले रहा हूँ दैट इज़ नॉट टू स्केल, मैं सिर्फ समझने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर ले रहा हूँ। मान लीजिए इसकी इमेज कहीं ना कहीं ऐसी कुछ मिल गई है, तो ये ऑब्जेक्ट था और इसकी इमेज कहीं ना कहीं मिल गई है। हमने अभी तक जो देखा है तो यहाँ पर प्रिसाइजली किसी एक पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर किसी प्रिसाइजली एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट था, तो मुझे u और v तो निकालते आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो मान लीजिए ये u1 है, ये u2 है और यहाँ पर ये v1 है और ये v2 है। कुछ इस तरीके से इसको समझ लीजिए। आपको ऑब्वियसली कैसे करना है इसको सॉल्व, तो हमारा जो फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसी को इस्तेमाल करना है, पूरे तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, विथ प्रॉपर साइन इस्तेमाल करना है। तो मान लीजिए मैंने u1 को कंसिडर कर लिया तो मुझे v1 मिल गया, फिर u2 को कंसिडर कर लिया तो v2 मिल गया। तो आपको एटलीस्ट ये नंबर्स मिलने वाले हैं। तो मैग्निफिकेशन जो होता है लॉन्जिट्यूडनल, उसको डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। हम लोग बात करेंगे, आपका नंबर फाइनल मिल जाएगा करेक्टली। तो ये लिखना है बेटा आपको, मैग्नीट्यूड v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड u2 माइनस u1। ये आपका मैग्निफिकेशन हो गया है। यहाँ पर इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हो गए तो मैं आपसे करवा लेता हूँ। इसमें एक स्पेशल केस होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, और वो स्पेशल केस जो बन रही है, दैट स्पेशल केस इज इफ ऑब्जेक्ट लेंथ इज वेरी स्मॉल। ऑब्जेक्ट लेंथ जो होगी इज वेरी स्मॉल, ऑब्जेक्ट लेंथ काफ़ी कम ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो मैग्निफिकेशन को माइनस लिखना है और लिखना है dv डिवाइडेड बाय du, dv डिवाइडेड बाय du। मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू अगर है, ऑब्जेक्ट अगर बहुत ही कम वैल्यू है, मतलब ये बन नहीं रहा है, मतलब यहाँ पर कि आप बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट करो। तो फॉर स्मॉलर थिंग्स, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स आप ये डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हो, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अभी लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के लिए मैं और एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर दूंगा। देखिए हमारा फॉर्मूला जो ये था, इसको मैं मान लीजिए डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो फोकल लेंथ तो कोई चेंज नहीं होने वाली है, तो ये 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस dv बाई वी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस du डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर आ जाएगा। तो आप इसी को dv डिवाइडेड बाई du अगर लिखते हो तो ये आ जाएगा बेटा माइनस v डिवाइडेड बाई यू ब्रैकेट स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पर माइनस dv बाई du है। अगर माइनस du बाई dv है
तो आप इसको माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी यू को आप v बाई यू का ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हो। लेकिन v बाई यू का ब्रैकेट स्क्वायर अगर आप v बाई यू की जगह माइनस एम लिखते हो और उसका स्क्वायर लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, एम स्क्वायर ही आने वाला है, ये तो समझ रहा है हमें। तो ml मुझे मिल गया है यहाँ पर एम स्क्वायर। तो इससे भी आप काफ़ी हद तक अच्छे से सॉल्व कर सकते हो कि अगर छोटा पॉइंट है, समझ लो इसको, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए वेरी स्मॉल अलोंग दी लेंथ रख दिया गया है। इसका मैग्नीफिकेशन जो लॉन्जिट्यूडनल था, मान लीजिए उसकी इन्फॉर्मेशन कोई बताई गई है, तो आप उसी ऑब्जेक्ट की लॉन्जिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन यहाँ पर निकाल सकते हो। फिर और एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, वो होती है सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन की। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ तो एक प्रिंसिपल एक्सिस में कंसिडर कर लेता हूँ, और समझ लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है, यहाँ पर इसकी इमेज फॉर्म हो गई है। तो जब इसकी इमेज फॉर्म हो रही है तो ऐसा समझ लो कि ये A है, यहाँ पर B है। मैग्नीफिकेशन जब होता है तो हमें पता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लॉन्जिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन जो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप हाइट ऑफ इमेज को ऐसा बोल सकते हो m टाइम्स एच ओ, तो m टाइम्स h इंटू ओ, एच ओ राइट, ऑब्जेक्ट के रिलेटेड। तो A अगर है तो ये m टाइम्स A होना है, और ये अगर B है तो ये इमेज जो तैयार हो रही है m टाइम्स B होती है। इसका अगर आप एरिया निकालते हो, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो A इंटू बी बन रहा है, लेकिन जो एरिया ऑफ इमेज बन रहा है वो m टाइम्स A मल्टीप्लाई बाय m टाइम्स B, तो कहीं ना कहीं m स्क्वायर टाइम्स AB आ गया। तो एरिया ऑफ इमेज और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई ये रिलेशन हमें मिल गया है, एरिया ऑफ इमेज और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट में ये रिलेशन मिल गया। तो सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन जो है ये आप लिख सकते हो एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आपको मिलने वाला है एम स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स है जिसको आप अच्छे तरीके से इजीली आप ध्यान में रख सकते हो। चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ में इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल स्क्रीन पर यहाँ पर डाल देता हूँ। चलिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि फोकल लेंथ जो है ऑफ कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर मेंशन किया गया है और एज 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो कॉन्केव मिरर का होता है दैट इज़ निगेटिव, तो मुझे लिखना पड़ेगा निगेटिव 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब यू पूछा गया है इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट इमेज इज 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। तो मतलब ये बताया गया है कि हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैग्नीफिकेशन इन सिंपल केस यहाँ पर 3 टाइम बताया गया है, लेकिन 3 में भी +3 और -3 ये 2 नंबर मिल सकते हैं। कॉन्केव मिरर एक ऐसा मिरर है जो वर्चुअल इमेज भी प्रोड्यूस करता है और रियल इमेज भी फॉर्म करता है। तो वर्चुअल रियल दोनों के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। तो सिर्फ फोकल लेंथ की इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके हिसाब से हम लोग ट्राई करते हैं। तो m इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू एक फार्मूला होता है। हम इसको दोनों तरीके से ट्राई करेंगे और फिर उसकी डायग्राम को एक कोशिश करेंगे समझने की क्या होता है। अगर मैं m की वैल्यू -3 रख लेता हूँ तो ये आ जाएगा, ये -30 डिवाइडेड बाय -30 माइनस यू। जो इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं उसका साइन नहीं रखना है। इसको अगर आप सॉल्व कर देते हो तो u की वैल्यू आपको मिल जाएगी -40 सेंटीमीटर। आप सॉल्व करके देख लो एक बार इसको, ठीक है। या फिर यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये अगर आ जाता है बेटा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा तो -30 माइनस यू इज इक्वल टू 10 आ गया, तो माइनस यू इज इक्वल टू 40 आ गया। तो u इज इक्वल टू कहीं ना कहीं -40 आपको मिल रहा है। और यहाँ पर अगर मैग्नीफिकेशन में +3 लिखता तो ये -30 डिवाइडेड बाय -30 माइनस यू इस हिसाब से मिल जाता। तो अगर आप इसको सॉल्व कर देते हो तो ऑब्वियसली ये -10, ये -30 माइनस यू मिल गया, माइनस यू इज इक्वल टू +20 मिलने वाला है, राइट है। या फिर u इज इक्वल टू -20 मिल गया। तो ये 2 नंबर्स मुझे मिल गए,
इन दो नंबर्स के हिसाब से अगर बात करें तो मैग्नीफिकेशन 3 मिलने वाला है, यहाँ पर प्लस या माइनस। अब इसको कैसे समझना है वो देख लो। देखिए फोकल लेंथ जो है 30 है, फोकल लेंथ अगर 30 है तो क्लियर कट मुझे इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है देख लो। इन्फॉर्मेशन जो है कुछ इस तरीके से है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस हमारी है यहाँ पर, तो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट जो है 40 सेंटीमीटर पर रखा गया है, -40, लेकिन जो फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो कितना बन रहा है यहाँ पर, -30 बन रहा है, -30 बन रहा है। और फोकल लेंथ से अगर हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ -60 पर होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं बिटवीन F एंड C है, तो इसका जो इमेज बनने वाला है, जो हमने पढ़ा है इसके पहले, वो रियल इन्वर्टेड होने वाला है और मैग्नीफाइड भी होने वाला है। तो इसीलिए रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड मिल रहा है। लेकिन दूसरे केस में जैसे ही ऑब्जेक्ट -20 पर रखा जाता है, देखिए फोकल लेंथ जो है वो 30 पर है, -30 मतलब पोल से लेफ्ट में, और यहाँ पर रख दिया इसको -20 पर, तो बिटवीन F एंड P आ गया, तो इसकी वर्चुअल इमेज तैयार होने वाली है, जो मिरर के अंदर तैयार होने वाली है, वर्चुअल इमेज तैयार होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। हमें और एक एग्जाम्पल के लिए प्रिपेयर होना है यहाँ पर, जिसको हम कह सकते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर मिरर, न्यूटन्स फॉर्मूला। अभी न्यूटन्स फॉर्मूला में होता क्या है देख लो, कि जो मिरर है हमारे पास, या तो कॉन्वेक्स या फिर कॉन्केव मिरर, आज तक जो होता था हम लोग जो डिस्टेंसेस ले रहे हैं u एंड v, वो सब पोल से ले रहे थे। यहाँ पर मान लीजिए f है, तो जो डिस्टेंस था वो u और v था, और हमारा जो फॉर्मूला था 1/v + 1/u = 1/f, ये फॉर्मूला था। एंड ऑल दिस डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। मान लीजिए x1 डिस्टेंस है, इट इज मेजर्ड, दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन फ्रॉम फोकस दिया गया है, फ्रॉम फोकस। और x2 जो है दिस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये इमेज वाला डिस्टेंस है, कहाँ से, तो फ्रॉम फोकस। अगर हम लोग ये डिस्टेंसेस फोकस से मेजर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ पोल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेशन हमारा जो होगा चेंज हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस अगर x1 है, ये डिस्टेंस अगर x1 है, और ये डिस्टेंस जो होगा वो f होगा। यहाँ पर मान लीजिए इमेज तैयार हो गई है, तो ये डिस्टेंस x2 हो गया, और ऑब्वियसली ये f है, तो u वाली वैल्यू जो है वो f + x1 आ जाएगी, और v वाली वैल्यू जो है वो f + x2 आ जाएगी। लेकिन जब मैं इसको प्रॉपर साइन के साथ रखना शुरू कर देता हूँ 1/, क्योंकि ये लेफ्ट में है, तो इसको मैं नंबर से लिखते हुए माइनस और माइनस के साथ लिखना शुरू कर दूंगा। तो 1/v मतलब माइनस यहाँ पर f + x2 प्लस 1/, यहाँ पर माइनस f + x1 और = 1/f। इसको अगर आप सॉल्व कर देते हो, बाकायदा सॉल्व कर देते हो, तो आपको मिलने वाला है x1 x2 = f²। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एग्जाम में काफ़ी कन्फ्यूजन ना करते हुए सिंपल तरीके से अगर पूछा जाए तो x1 x2 का प्रोडक्ट जो होता है वो f² होता है, या फिर f = √x1 x2 को आप ध्यान में रख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में ये चीज़ें सारी आपको रीड करना बहुत ज़रूरी होगा कि x1 इज़ मेजर्ड फ्रॉम फोकस और x2 इज़ मेजर्ड फ्रॉम फोकस, लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए ये बताया गया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एडिशनल कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं जो कि मिरर के इंक्लिनेशन से रिलेटेड होता है। यहाँ पर दो मिरर्स है विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट सर्टन एंगल पर इंक्लाइंड किया गया, मान लीजिए थीटा है। यहाँ पर एक इंसिडेंट रे कंसिडर करके चलो, सो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, समझ के चलो, या फिर यहाँ पर भी ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। इसको कैसे है, दिस इज इंसिडेंट रे, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ मान के चलो, आप कुछ भी मान के चलो अल्फ़ा कंसिडर कर लेते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अल्फ़ा आ जाएगा। आप सही तरीके से अगर कैलकुलेट करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो एंगल है कहीं ना कहीं ये थीटा माइनस अल्फ़ा मिलने वाला है, और ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा माइनस अल्फ़ा मिलने वाला है। इसको आप एक बार करके देख लो।
अभी देख लिया डेविएशन क्या है। फर्स्ट रे जो थी वो एक्चुअली दैट वाज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसमें डेविएशन मिल गया डेल्टा 1। सेकंड रे सीधा ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर डेविएशन मिल गया आपको डेल्टा 2, तो आपको 2 डेविएशंस मिल गए। तो नेट डेविएशन के बारे में बात करें तो इट इज़ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 कितना है तो वो समझ लो। डेल्टा 1 जो है देखिए 180 माइनस 2 अल्फ़ा होता है। प्लेन मिरर में आपने ये ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी होगी कि अगर प्लेन मिरर में कंसिडर कर लेता हूँ, प्लेन मिरर यहाँ पर है मेरे पास, और अगर ये इंसिडेंट रे है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये इंसिडेंट रे वुड हैव ट्रैवल्ड इन दिस स्ट्रेट लाइन, ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे जो है यहाँ कहीं डेविएट हो गई है, यहाँ आ गई है। तो इंसिडेंट रे जो सीधा जा रही थी दैट हैज़ गॉट डेविएटेड, ठीक है। तो कितना डेविएशन बन गया, तो डेविएशन बन गया यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। अगर ये एंगल मान लीजिए अल्फ़ा है, ये एंगल मान लीजिए अल्फ़ा है, तो ये पूरा लाइन तो 180 डिग्री वाला था, तो आप लिख सकते हो सीधे सीधे 180 माइनस यहाँ पर 2 अल्फ़ा, सो डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फ़ा। तो यही तरीका हमें अप्लाई करना है। यहाँ पर ये रे सीधा जा रही थी, तो डेल्टा डेविएशन जो अगर आप देखोगे तो यहाँ थीटा माइनस अल्फ़ा है, तो 180 माइनस जो एंगल था यहाँ पर 2 टाइम्स थीटा माइनस अल्फ़ा। तो डेविएशन अगर हम लोग ऐड कर देते हैं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो इसका जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 360 माइनस 2 थीटा, 360 माइनस 2 थीटा। तो जो रिजल्ट फाइनल मिल गया डेविएशन वाला, वो डेल्टा इज इक्वल टू ये। इसमें एक चीज़ आप गौर से देखोगे अगर, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर कुछ भी डिपेंड नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं है। जो डिपेंड है डेविएशन वो किस पर डिपेंड है, एंगल बिटवीन 2 मिरर्स, 2 मिरर्स के बीच वाला एंगल। इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी हम लोग कंसिडर करके चल सकते हैं, और एक हालांकि जो स्पेशल केस मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर 2 मिरर्स 90 डिग्री से है हमारे पास, अगर 2 मिरर्स है, दोज आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो अगर 90 डिग्री है तो डेविएशन 360 माइनस 2 टाइम्स 90 मतलब 180 डिग्री आने वाला है, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे होने वाली है, जो इंसिडेंट रे होगी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ से फिर रिफ्लेक्टेड रे, तो इंसिडेंट और जो फाइनल जो रे सभी रिफ्लेक्शन के बाद में मिल रही है, इन दोनों के बीच में एंगल होगा 180 डिग्री। तो ये इंसिडेंट रे वाला डायरेक्शन है, ये रिफ्लेक्टेड रे वाला डायरेक्शन है, तो डेविएशन जो मिल गया वो मिल गया 180 डिग्री। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें मिल रहा है। सेकंड और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के बारे में बात करूँगा, जिसको ज़्यादा सॉल्व करने के लिए ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप समझ लो इसको। कि मान लो एक इंसिडेंट रे है जो कि पैरेलल टू मिरर 1 है, इस मिरर 1 को पैरेलल आ रही है, फिर ये यहाँ पर आ गई, यहाँ से कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर मान लो दिस इज पैरेलल टू सेकंड मिरर, सो पहले इंसिडेंट रे जो था दैट वाज पैरेलल टू फर्स्ट मिरर, और जो रिफ्लेक्टेड रे दैट इज पैरेलल टू सेकंड मिरर। तो इन केसेस में, इन सारी केसेस में आपको जो एंगल मिल रहा है बिटवीन 2 मिरर्स, ये मिल जाएगा बेटा 60 डिग्री। ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये क्या मिल जाएगा आपको, 60 डिग्री। एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ फाइनली, वो ये है कि अगर 2 मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल में रख दिए जाते हैं, हमें नंबर ऑफ इमेजेस हालांकि पता है अभी कितने हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस इन मिरर्स में जो है वो मिलने वाले हैं इनफाइनाइट। लेकिन भले ही इनफाइनाइट नंबर्स मिले, लेकिन अगर हमें पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल 10th इमेजेस जो है, उन 10th इमेजेस के बीच वाला डिस्टेंस क्या है, मतलब क्या है कि सपोज ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया गया है, ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया गया है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके जो 2 डिस्टेंसेस है, मान लो ये A डिस्टेंस है, ये B डिस्टेंस है, मिरर भी M1 और M2। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट मिरर M1 से A डिस्टेंस पर है और मिरर M2 से B डिस्टेंस पर है। अभी इनकी इमेजेस तो तैयार होने वाली है। ऑब्जेक्ट O जो होगा उसकी एक इमेज तैयार हो जाएगी M1 के अंदर, और दूसरी इमेज तैयार हो जाएगी जो होगी मिरर M2 के अंदर। तो इसको मैं इमेज I1 बोल दूंगा और इसको भी इमेज I1 बोल दूंगा, लेकिन इसको डैश बोल देता हूँ।
ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन इसकी इसी टाइम पर दो इमेजेस तैयार हो गई है। एक इमेज तैयार हो गई M1 में और दूसरी M2 में, लेकिन फिर इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट और फिर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा मिरर M1 के लिए, फिर अंदर और इमेज तैयार हो जाएगी। ये I1 M2 के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा और फिर इसकी इमेज तैयार हो जाएगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस विल गेट क्रिएटेड, काफ़ी सारी इमेजेस क्रिएट होने वाली है। तो आपको n और n डैश, in और in डैश, जैसे मान लीजिए यहाँ पर nth इमेज तैयार हो गई और यहाँ पर कहीं ना कहीं in डैश, मान लीजिए 10th इमेज के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो फर्स्ट इमेज थी, तो सेकंड इमेज, थर्ड इमेज। तो इन इमेजेस के बीच वाला डिस्टेंस जो होगा, ऐसे ही फिर nth इमेज वाले जो है, nth इमेजेस, उनके बीच वाला जो डिस्टेंस होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ n इन ब्रैकेट a प्लस बी। इसको आप शॉर्टकट की तरह पे इस्तेमाल करो, पूछा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर दे सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको इस्तेमाल करना होता है। फिर एक मिरर वाला कॉन्सेप्ट जो होता है, अगर क्वेश्चन आता है मिरर और पर्सन वाला क्वेश्चन जो आता है, उसके लिए मान लीजिए कोई एक मिरर है और एक इंसान है। यहाँ पर कोई एक इंसान मान के चलते हैं जिसका हाइट खुद का उसका h है, तो उसके लिए एक मिनिमम मिरर वाली जो साइज होती है जिसमें वो खुद को पूरी तरीके से देख सकता है, हिज फुल बॉडी ही कैन ऑब्जर्व इन अ मिरर। ठीक है, तो मिरर को फिक्स कर देना है यहाँ पर, ये समझ लो, उसके हिसाब से वो खुद को एडजस्ट कर देगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मिरर कहाँ पर रखा है और पर्सन कहाँ पर है, ये ज़रूरी नहीं है। इस कंडीशन में क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ये होता है कि एक मिरर है, एक पर्सन है, पर्सन खुद को जो है मिरर के अंदर देखना चाहता है पूरा तरीके से, मतलब फुट से लेकर हेड तक वो देखना चाहता है। इस पर्सन की हाइट जो है h है, तो इस कंडीशन में आप इजीली प्रूव कर सकते हो कि मिरर जो है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर मस्ट बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन। मान लीजिए 6 फीट वाला पर्सन है, तो उसको उसकी खुद की फुल बॉडी अगर मिरर में देखनी है तो मिरर 3 फीट वाला होना चाहिए। ये मिनिमम लेंथ होती है, मिनिमम लेंथ वाली कंडीशन है, मिनिमम। ठीक है, दूसरा एक सिचुएशन होता है कि वॉल दी गई है, मिरर दिया गया होता है, यहाँ पर कोई इंसान है, मान लीजिए वो रूम के अंदर, यहाँ पर कहीं इंसान है, लेकिन ये बराबर हाफ डिस्टेंस पर होता है। ये बराबर कहाँ होता है, हाफ डिस्टेंस पर होता है, मतलब वॉल से जितना डिस्टेंस पर है उतना ही डिस्टेंस है मिरर से है। अभी इसे पूरी की पूरी जो वॉल है, पूरी की पूरी जो वॉल होती है, जैसे मान लीजिए हाइट h वाली, लेंथ h या फिर हाइट h वाली वॉल है, ये वॉल है, इसको ये वॉल मिरर में दिखनी चाहिए, तो मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो उसको मिरर जो इस्तेमाल करना है वो h/3 वाला इस्तेमाल करना है। ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, स्टैंडर्ड सिचुएशंस है, जिसको ध्यान में रखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जो वॉल है, वॉल की हाइट h है, ये बंदा जो खड़ा है ये बराबर मिड में खड़ा है, रूम के बीच में खड़ा है, तो मिरर जो होगा वो h/3 हाइट वाला होना चाहिए, ताकि इसे पूरी वॉल इस मिरर के अंदर दिख जाए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट इसमें अपलोड कर देता हूँ जो आपको अटेंड करना है।